नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 10 यहाँ पे देखने वाले हैं। ये 10वां सेट है। इससे पहले ऑलरेडी 9 सेट चैनल पे अपलोड हो चुका है। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, पहली बार यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, उन सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इस चैनल पे 66वें बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है। इसका सभी वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा और साथ ही इसका पीडीएफ भी दिया जाता है। आप इस पूरे वीडियो को देखें। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो की अगर हम बात करें इस टेस्ट सीरीज की, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 150 होंगे इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट में। और इसका मैक्सिमम मार्क्स जो होगा, ये बीपीएससी पैटर्न पर ही आधारित है पूर्णतः, और इसका मैक्सिमम मार्क्स है 150। और इसका जो टाइम अलॉट होगा ये होगा 2 घंटे का, और कटअप होगा 90। यानी कि आपको यहाँ पर इस 10वें टेस्ट में 90 या उससे अधिक प्रश्नों को सही से सॉल्व करना है। अगर 90 से अधिक आपके यहाँ पे अंक अर्जित करते हैं आप, तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर 90 से कम होता है तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहें। अब मैं वीडियो में बताऊँगा कि आप इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे शुरुआती कुछ प्रश्न आपको बिहार जीके से देखने को मिलेंगे, बाद में फिर इंडियन जीके, और उसके बाद जो भी मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी चीज़ आती है वो सब मिलेगी। और उसके बाद का जो 120 से लेकर 150 तक के जो प्रश्न होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स के। तो पूर्णतः बीपीएससी पैटर्न पर ये आधारित है। 66वें बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए पहला प्रश्न है, सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, यह है प्रश्न। तो देखिए पहले नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा यजुर्वेद से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख यजुर्वेद से प्राप्त होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न, सारण जिले में हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, यह है प्रश्न। तो दूसरा नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा गंडक के संगम पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, बिहार में सौराठ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित होता है? तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा मिथिलांचल क्षेत्र में ये आयोजित किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिथिलांचल। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी घर बैठे रहकर बीपीएससी, बीएसएससी या फिर बिहार दरोगा तथा बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो आप हमसे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं तथा यहाँ पर जितने भी वीडियो पीडीएफ वगैरह जारी किए जाते हैं उन सभी का आप लाभ ले सकते हैं। तो देखिए इसका लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा, मेरे हर वीडियो में आपको यहाँ पर लिंक दिया रहता है, तो या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आप वहाँ पर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो YouTube, Facebook, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए जो भी पीडीएफ जारी होगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। ये जो पीडीएफ है ये सभी के लिए नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो पीडीएफ है जारी किया जाता है, ये जो है कुछ इस तरह से दिखता है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ ये पीडीएफ किस प्रकार से दिखता है जो पेड मेंबर के लिए है। तो ये पीडीएफ कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप देख सकते हैं। ये हूबहू आपके एग्जाम की तरह है। आप देख सकते हैं ये पीडीएफ को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपको एग्जाम जैसा फीलिंग आए। तो इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा बताना यहाँ पे उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाए, क्योंकि मेहनत तो उतना ही लगा है। तो अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुँचेगा तो अधिक से अधिक लोगों की इससे मदद होगी। तो देखिए इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। इसका जो कीमत रखा गया है ये रखा गया है केवल 49 रुपये। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारी लिखा गया है, वहाँ भी आप जाके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप भी 66वीं बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा की तैयारी में लगे हैं तो देखिए ये जो मॉक टेस्ट है इसका जो कीमत रखा गया है ये 49 रुपये रखा गया है। और पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर यहाँ जो आपको दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर पेड लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको सारी जानकारी आपके व्हाट्सअप पर चली जाएगी। आप वहाँ पर देख के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल इस तरह से दिखता है। यहाँ पे कुल मिलाकर 150 प्रश्न थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 प्रश्न थे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ देखेंगे, पटना कलम चित्रकला शैली किस काल से संबंधित है? पटना कलम चित्रकला शैली किस काल से संबंधित है? तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा परवर्ती मुगल काल से ये संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा परवर्ती मुगल काल। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? तो कितने चौराहे ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, और फिर उसके बाद ये वर्ण रत्नाकर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका रचना नहीं है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, जुलूस ये रचना है, मैला आंचल इसकी काफ़ी चर्चित, तो देखिए मैला आंचल इसका काफ़ी चर्चित रचना था फणीश्वरनाथ रेणु का, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ण रत्नाकर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कई बार बताया है कि ऑप्शन नंबर ई जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो सभी ऑप्शन को पढ़िए ध्यानपूर्वक। हो सकता है कि यहाँ पर जैसे मैंने ऑप्शन नंबर बी को देखा, मुझे लगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका रचना नहीं है, लेकिन सी और डी को भी मुझे चेक करना है, हो सकता है सी भी इसका रचना नहीं हो। तो इस प्रकार जो आंसर जो हो जाएगा बी और सी दोनों होगा, तो हम फाइनल आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर ई को, या फिर हो सकता है डी भी नहीं होता। तो ये सभी चीज़ों से आपको बचना है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 6वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विद्यापति। कवि विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, पटना कलम किससे संबंधित है? पटना कलम चित्रकला से संबंधित है, ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पटना कलम शैली का शुभारंभ कब से माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1760, यानी कि 8वां का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पटना कलम शैली का शुभारंभ 1760 से माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न, वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न है वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलायत अली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हर वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आज के इस वीडियो का प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। ये जो वहाबी नेता जितने भी थे, इनमें से सबसे अंतिम वहाबी नेता कौन थे? मतलब इनमें से यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है आपको ये बताना है कि सबसे अंतिम वहाबी नेता कौन था। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो एक बार जो इम्तियाज अहमद सर की एक बुक है बिहार जीके की, उसको देख लीजिए, इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से वहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, वीर कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तात्या टोपे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अक्टूबर 1857 में वीर कुंवर सिंह तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नैसर्गिक और अंगीकृत तरीके से ये दो प्रकार हैं जिसकी मदद से किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? आप इस पूरे वीडियो को देखिए और उसके बाद वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न को सही सही हल किया। तो 12 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सार्वजनिक पद का अधिकार जो है ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। सार्वजनिक पद का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो 12 नंबर का सी हो जाएगा सार्वजनिक पद का अधिकार। अब इस बात नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूल कण की खोज की थी? ये किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रदरफोर्ड। 13 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा रदरफोर्ड।
चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, ये सदिश राशि नहीं है। 14 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है, पृथ्वी एवं अन्य उपग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमते हैं, इसलिए अभिकेंद्रक बल दिया जाता है, किसके द्वारा? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। सूर्य एवं अन्य उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमते हैं, इसलिए अभिकेंद्रक बल दिया जाता है। यह प्रश्न है, ये किसके द्वारा अभिकेंद्रक बल दिया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य और उपग्रहों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण द्वारा अभिकेंद्रक बल दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है और मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही मॉक टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, आप जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे मॉक टेस्ट में आपको खास बात यह मिलेगी देखने के लिए कि ये अब तक का सबसे कम कीमत में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही आपको, लेकिन उसके अलावा 1 साल का करंट अफेयर्स भी मिलेगा केवल 49 रुपये में। इस बात को ध्यान रखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ लीजिए तमाम जानकारियाँ, आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है परंतु उसे अति सूक्ष्म रूप में चूर्णित किया जाता है, तो यह कैसा दिखता है? ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है परंतु जब उसे अति सूक्ष्म रूप में चूर्णित किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे कण में, उसका मतलब कि आप कह सकते हैं पाउडर बनाया जाता है, तो यह कैसा दिखता है? तो 16 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हल्का नीला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का 16 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 18वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में किस में परिवर्तित होते हैं? सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में किस में परिवर्तित होते हैं? 18 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, सीसा में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सीसा में परिवर्तित होते हैं। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चलित ब्रेकों का व्यवहार किसका प्रत्यक्ष प्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का व्यवहार किसका प्रत्यक्ष प्रयोग है? तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये पास्कल के नियम के अनुसार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 20वां नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गोदावरी नदी निम्नलिखित किन प्रदेशों में बहती है? गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में बहती है? इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसके जो ऑप्शन है इसको एक एक करके बारीकी से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बी में है महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सी में है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और डी में है महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में बहती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 21 का ए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोदावरी नदी बहती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ ग्रंथ से लिया गया है? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रतीक, मैं यहाँ पे स्टार मार दे रहा हूं। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल। पर्वतारोहण से संबंधित यह नाम है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। अगर आप में से किसी को पता है दूसरी महिला कौन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दूसरी महिला एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है, कमेंट करके बताइएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त तत्व इनमें से कौन है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से पढ़िए। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बोरॉन और कैडमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त तत्व जो है ये है बोरॉन और कैडमियम, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा का कारण है। ये काफी इजी प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन संभावित रूप से स्वचालित वाहनों के लिए पेट्रोल का प्रदूषण मुक्त विकल्प है। यह भी प्रश्न काफी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन संभावित रूप से स्वचालित वाहनों के लिए पेट्रोल का प्रदूषण मुक्त विकल्प है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एथेनॉल, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है। पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परासरण सघनता में विभिन्नता के कारण यह होता है कि मिट्टी से जो जड़ें होती है पौधे की वो वहां से रेशे द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। तो राइट आंसर होगा परासरण सघनता में विभिन्नता के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ये प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्न में से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान दीजिएगा ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। कौन ऐसी वस्तु है जिसके निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा चाय, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चाय। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 30वां नंबर प्रश्न है, दुनिया में पहली क्लोन भेड़ को प्रयोगशाला में विकसित करने का अभूतपूर्व श्रेय किसे दिया जाता है। दुनिया में पहली क्लोन भेड़ को प्रयोगशाला में विकसित करने का अभूतपूर्व श्रेय किसे दिया जाता है। 30वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर इयान विल्मुट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर इयान विल्मुट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था मराठा शासक और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा अमीर खुसरो जो थे ये ऑप्शन नंबर सी खिलजी जो थे इसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि खिलजी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बहादुर शाह जफर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है, 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी। 36 नंबर प्रश्न का राइट जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे ने। 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे ने किया था। 36 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम को परास्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बक्सर के युद्ध के बारे में आप पढ़ लीजिए डिटेल में, जो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध था दोनों से लगभग एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक निम्न में से कौन थे।
तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? ये डेट काफी महत्वपूर्ण है। तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न औरंगाबाद नाम का दो शहर है जिनमें एक बिहार में है और दूसरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद नाम का दो शहर है, एक तो बिहार में है, दूसरा जो है ये है, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही मिलान है? यहाँ पे सही जोड़ी का जो मिलान किया गया है कौन सा सही है? तो 41 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सिंदरी जो कि उर्वरक कारखाने से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। सही जोड़ी का मिलान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा स्टील यानी कि इस्पात संयंत्र कौन सा है? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्टील यानी कि इस्पात संयंत्र है? 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिलाई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भिलाई। भिलाई स्टील इस्पात संयंत्र कारखाना भारत का सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42 का। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो यहाँ पे देखिए ये जो है जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती और कानपुर गंगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा जमशेदपुर पुनपुन, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये जो मिलान किया गया है ऑप्शन नंबर ए में ये गलत मिलान किया गया है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न, भारत में शिक्षा है एक कौन सा अधिकार है? तो भारत में शिक्षा जो अधिकार है ये कौन सा अधिकार की श्रेणी में है? 44 नंबर प्रश्न का राइट जो आंसर होगा ये हो जाएगा मौलिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा भारत में मौलिक अधिकार है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? भारत का मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति किया जाता है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो भी मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उसमें से एक मौलिक अधिकार को निकाल करके संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया, वो कौन सा है? तो 47 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। थर्मोस्टेट क्या है? 48 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो स्थितिज विद्युत आवेश के लिए तापमान में होने वाले परिवर्तन को नापता है, थर्मोस्टेट कहलाता है। 48 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, स्वचालित वाहनों के पश्च दृश्य अवलोकन के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा बिहार बोर्ड में। 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोलीय दर्पण का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, बिजली के संरक्षक तार यानी कि फ्यूज वायर की विशेषता क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है वीडियो, इस वीडियो में हालांकि 150 प्रश्न जरूर थे पीडीएफ में, लेकिन मैंने आपको 150 में से 50 प्रश्न ही यहाँ पर इस वीडियो में बताए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको ये जो पूरा जो फुल लेंथ पीडीएफ मिलेगा वो आपको पेड करने के ही बाद मिलेगा। ऑलरेडी 700 से अधिक लोगों ने इसे ज्वाइन कर चुका है। टेलीग्राम पे एक पेड ग्रुप चलता है और व्हाट्सएप पे 2 पेड ग्रुप चलता है। तो आप लोग यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप इस पर पेड लिखकर मैसेज कीजिए, तमाम जानकारियाँ आपके इस फ़ोन पे जाएगी, आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बीपीएससी एग्जाम में आपके लिए सदैव आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।